अब आइए अगले पॉइंट में चलते हैं जिसका नाम है नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड। क्या होता है बोलिए तो? मान लीजिए वेंडर कंपनी सब्सिडरी है, उसने अपने इंप्लॉई लोगों को अवार्ड देकर के रखा था, मान लो उसका आज के दिन का फेयर वैल्यू 400 है, तो सर उसका तो अकाउंटिंग वेंडर कंपनी ऑलरेडी कर रहा होगा ना, कर तो रहा होगा, लेकिन जब बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है ना तो इसका आज के दिन का फेयर वैल्यू निकलता है। हमने उनको अपना अवार्ड नहीं दिया, वेंडर कंपनी को बोला तुम्हारा जो इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन चल रहा है वही चलते रहने दो, और जब ये मैच्योर हो जाएगा, ऑप्शन वेस्ट हो जाएगा, तो तुम्हारा इंप्लॉय को तुम्हारा शेयर ही अलॉट हो जाएगा। हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अवार्ड कंटिन्यू रखना चाहते हैं ताकि इंप्लॉय का मोरल खराब नहीं हो। तो सर करेंगे क्या? अकाउंटिंग कंटिन्यू करना, बट प्रोसेस सुन लो। आपको 400 करोड़ रुपया, मान लो 400 करोड़ नहीं रुपीस समझ लो, इसका फेयर वैल्यू निकाल लो आज के दिन का। और जैसे वो प्री कॉम्बिनेशन पोस्ट कॉम्बिनेशन निकाले थे ना, इंटू 2/5 2/4 करके, सर वहां तो आपने रिप्लेस किया था तो वो पीरियड चेंज नहीं हुआ था, पीरियड चेंज हो गया था। यहां पे तो पीरियड चेंज नहीं होगा, तो फिर इंटू 2/4 ही करना। 2/4 समझे कि नहीं, पुराना वाला एग्जाम्पल का? तो सर फिर तो इंटू 2/4 ही करना होगा। हाँ, तो 400 इंटू 2/4 कर दो, लेकिन आज के दिन का फेयर वैल्यू निकलेगा। इंप्लॉइज को जिस दिन हम लोगों ने, माने हो सकता है वेंडर कंपनी ने ऑफर किया होगा 2 साल पहले, हो सकता है उस वक्त इसका फेयर वैल्यू 210 करोड़ रुपया हो, ये आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। आप आज के दिन का फेयर वैल्यू निकालो, इंटू 2/4 कर दो, 200 आया, 200 को बोलो प्री कॉम्बिनेशन पीरियड अवार्ड, और बाकी जो 400 माइनस 200 बचा वो पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड अवार्ड निकल गया। ठीक है सर। प्री कॉम्बिनेशन पीरियड अवार्ड जो है वो आज ही नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में चला जाएगा। सर मतलब लॉजिक सोचो, वेंडर कंपनी का शेयर होल्डर बनेगा वो लोग, तो वेंडर कंपनी का शेयर होल्डर बनेगा तो आउटसाइड शेयर होल्डर ही तो हुआ ना, तो इसलिए एनसीआई में डाल दो, और बाकी जो 200 करोड़ बचा उसको पोस्ट कॉम्बिनेशन मार के ओवर द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड करके पीएनएल में भेज देंगे। बट सर जब पीएनएल में भेजेंगे तो इंड एस 102 तो हम लोग को पढ़ा है, पीएनएल टू एसबीपीआर, माने इंप्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस टू एसबीपीआर। यहां पे तो हम लोग उसको अपना शेयर तो देंगे नहीं, तो वो एनसीआई में ही क्रेडिट होगा बाद में, क्योंकि हम लोग वेंडर कंपनी का शेयर अलॉट करेंगे ना, सब्सिडरी कंपनी का शेयर अलॉट करेंगे, तो इट विल एनीवे बी क्रेडिटेड टू एनसीआई। तो दिस 200 करोड़ विल बी क्रेडिटेड टू एनसीआई टुडे, एंड इस 200 करोड़ विल बी क्रेडिटेड टू एनसीआई इन द नेक्स्ट 2 years। ये 200 करोड़ जो पहला वाला है ये बिजनेस कॉम्बिनेशन का हिस्सा बनेगा, और ये 200 करोड़ क्योंकि पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड का खर्चा है, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट, असेंबल्ड वर्कफोर्स। सर ये क्या है? नॉर्मल इंप्लॉई का, माने नॉर्मल वेंडर कंपनी का वर्कफोर्स है। सर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वगैरह है? नहीं रे बाबा, नॉर्मल इंप्लॉई लोग है, असेंबल्ड वर्कफोर्स बोलते हैं। तो सर क्या करना है? कुछ नहीं करना है भाई, जैसे पहले सैलरी देते थे आगे भी सैलरी देते रहोगे, और सैलरी को पीएनएल में भेजते रहना। बिजनेस कॉम्बिनेशन से कोई मतलब नहीं है। ओके, अब आया मेजरमेंट पीरियड विंडो, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी फंटास्टिक टॉपिक। इंड एस 103 का यह मानना है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन एक टफ टॉपिक है। टफ से मेरा मतलब है आपको 5 स्टेप मॉडल फॉलो करना है, आपको वेंडर कंपनी की असेट लायबिलिटी आइडेंटिफाई करके फेयर वैल्यू मेजर करना है, आपको पीसी मेजर करना है, परचेज कंसिडरेशन, आपको एनसीआई मेजर करना है, आपको गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालना है, और फिर रिकॉर्ड करना है। अब ये बड़ा प्रोसेस है, बिकॉज वेंडर कंपनी भी खुद एक बड़ी कंपनी है, तो आपको बहुत सारा मेहनत लगता है सब चीज को आइडेंटिफाई करने में। तो कई बार क्या होता है कि कई सारी चीजें छूट जाती हैं। अगर छूट जाती हैं तो इंड एस 103 ने बोला कि भाई आपको हम 1 साल का मेजरमेंट पीरियड विंडो देते हैं। जिस दिन आप बिजनेस कॉम्बिनेशन का पहली बार अकाउंटिंग करोगे, यानी एक्विजिशन डेट से लेके 1 साल आगे तक,
जो भी डेटा नया पैदा होकर के आपके सामने आएगा, जो पुराने फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड है, मान लो बिजनेस कॉम्बिनेशन 9 जुलाई 2025 को हुआ, तो 9 जुलाई 2025 वाले सर्कमस्टांस से ही अगर कोई असेट लायबिलिटी पैदा नया हुआ, पर वो नया पैदा वैसे नहीं हुआ कि नया पैदा हुआ, नया दिखा आपको क्योंकि आप उस वक्त देख नहीं पाए थे, उस वक्त छूट गया था आपसे। ऐसा कोई असेट लायबिलिटी अगर आज पैदा होता है तो उसको आज ही रिकॉर्ड कर लो और उसको बिजनेस कॉम्बिनेशन का पार्ट मान लो। तो सर अगर नया असेट पैदा होगा तो फिर गुडविल का अमाउंट को गिराना पड़ेगा, करेक्ट। नया लायबिलिटी पैदा होगा तो गुडविल का अमाउंट बढ़ जाएगा और इस चक्कर में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का भी अमाउंट बदलेगा। अगर आप सोना पे शेयर ऑफ नेट असेट पे एनसीआई को मेजर किए हो तो एनसीआई का वैल्यू भी गिरेगा ना, या बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ेगा कुछ भी हो सकता है। अगर नया असेट पैदा हुआ तो सोना के हिसाब से एनसीआई का भी वैल्यू बढ़ेगा, नया लायबिलिटी पैदा हुआ तो एनसीआई का वैल्यू गिरेगा। तो ये भी थोड़ा ध्यान दे देना। तो सर स्टोरी क्या है, स्टोरी सुनो। Ind AS 103 provides the acquirer a measurement period window of 1 year in which, ध्यान दो, if any new information is obtained, ये ध्यान दो, about the facts and circumstances existed on the acquisition date, then, ध्यान दो, the value of assets and liabilities will be changed correspondingly by correspondingly changing the amount of goodwill and NCI as if it is part of business combination. तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके समझाता हूं कि मान लो एक नया असेट पैदा हुआ 20 लाख का, और मान लो एनसीआई, इसके कारण हम लोग का एनसीआई 10% था, हम लोग 90% स्टेक ही लिए थे, तो 10% का एनसीआई था। तो आप असेट अकाउंट डेबिट करोगे 20, टू एनसीआई लिखोगे 2 और टू गुडविल लिखोगे 18। अगर एनसीआई सोना पे मेजर्ड है, तो अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे मेजर्ड है तब एनसीआई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आगे मैं पढ़ता हूं, इफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस आर न्यू देन दोज असेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी रिकॉर्डेड एज पर देयर रिस्पेक्टिव इंड एस एंड नॉट एज पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिकॉज अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया और उसके बाद कोई नया मेरे सामने कोई केस आ गया जो पुराने सर्कमस्टांस से रिलेटेड ही नहीं है, तो दैट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन।